स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसकी यह 7वीं क्लास है। इससे पहले की 6 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि हर एक क्लास में काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। और आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आती हूं मैं। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लैक्टोज केवल किसमें उपस्थित होता है? तो ऑप्शन है दूध, अनाज, फल, सब्जियां। तो आप लोग भी इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो लैक्टोज केवल किसमें उपस्थित होता है? दूध में उपस्थित होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध में। और साथ ही याद रखिए कि लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है, जो कि क्या ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। याद रखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं उसमें से जो डाइसैकेराइड है वह लैक्टोज है। तो यह 2 प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, जो कि दूध में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता में आयोडीन की कमी नवजात शिशु में इनमें से किस जटिलता से संबंधित है? ऑप्शन है तंत्रिकीय, क्रेटीनता या वामनता, प्रसव पूर्व मृत्यु दर में वृद्धि, जन्मजात असामान्यताएं, उपर्युक्त सभी। तो माता में आयोडीन की कमी नवजात शिशु में जो जटिलता से संबंधित है, तो उसमें वामनता यानी कि तंत्रिकीय, क्रेटीनता, प्रसव पूर्व मृत्यु दर में वृद्धि, जन्मजात असामान्यताएं, तो ये सभी जटिलता से संबंधित हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना, जिसे JSY के नाम से जाना जाता है, का लक्ष्य किसको घटाना है? ऑप्शन है नवजात शिशुओं की मृत्यु, मातृ मृत्यु दर, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य है नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी और मातृ मृत्यु दर में कमी, यानी कि दोनों को घटाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। साथ ही अगर प्रश्न पूछा जाए कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिए जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत सन 2005 में हुई और इसका लक्ष्य था मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ईंधन मान क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 4 किलो कैलोरी, 4.8 किलो कैलोरी, 5.65 किलो कैलोरी या 9.45 किलो कैलोरी। तो याद रखिए प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ईंधन मान कितना है? 4 किलो कैलोरी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं संपूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंडे में उपस्थित प्रोटीन को संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी या पैलाग्रा। तो याद रखिए एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि कौन सा विटामिन? विटामिन सी है। तो विटामिन सी जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके जो सबसे अच्छा स्रोत है वह है खट्टे फल, जैसे कि नींबू। तो नींबू इसका सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोजन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है पीयूष या कोलेस्ट्रम, बाइकोस्ट, दलिया या भोजन।
तो याद रखिए, नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए जो ठोस भोजन है उसको पेय पोस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथ ही आपको बता दें, अगर कोलेस्ट्रम पूछा जाए तो कोलेस्ट्रम वह है जो माता का पहला दूध होता है, जो माता के द्वारा दिया गया पहला दूध है जिसका रंग पीले रंग का होता है, उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और जो पहला भोजन ठोस भोजन होता है उसको बेईकोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाजों में सीमाकारी अमीनो अम्ल क्या है, कौन सा है? तो ऑप्शन है लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन, मेथियोनिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसिन। अनाजों में सीमाकारी अमीनो अम्ल है वह है लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण में किसकी एक नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है? तो ऑप्शन है मृत जीवाणुओं या मृत विषाणुओं या जीवाणुओं, रसायनों, मृत कवक, जीवित विषाणुओं या जीवाणुओं। तो याद रखिए कि टीकाकरण के माध्यम से जो एक नस्ल को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है वह है जीवित विषाणु या जीवाणु को। तो विषाणु या जीवाणु जो जीवित हैं उनको प्रवेश कराया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के 0 से 6 माह के दौरान आईसीएमआर 2010 द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन है 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 550 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 450 कैलोरी प्रतिदिन, 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन। जो स्तनपान के 0 से 6 माह के दौरान और आईसीएमआर 2010 द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त कैलोरी मात्रा है वह 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर 2010 द्वारा वयस्क पुरुष हेतु अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? ऑप्शन है 30 ग्राम प्रतिदिन, 40 ग्राम प्रतिदिन, 50 ग्राम प्रतिदिन या 60 ग्राम प्रतिदिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 60 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चे के आहार को कितनी मात्रा होनी चाहिए? जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है वह बच्चे के आहार में कितनी मात्रा होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन में समृद्ध एवं कैलोरी को निम्न मात्रा, खराब गुणवत्ता वाले प्रोटीन में समृद्ध एवं कैलोरी की उच्च मात्रा, अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन में समृद्ध एवं कैलोरी की उच्च मात्रा, खराब गुणवत्ता वाले प्रोटीन में समृद्ध एवं कैलोरी की निम्न मात्रा। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चे के आहार में तो किस मात्रा वाला होना चाहिए? तो उसमें अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन से समृद्ध होना चाहिए और कैलोरी की उच्च मात्रा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन से समृद्ध और कैलोरी की उच्च मात्रा वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में कौन सी रोग निरोध कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर है विटामिन ए। तो विटामिन ए रोग निरोध कार्यक्रम, पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोध, आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम, घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम। तो याद रखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष कितना 1962 में, वर्ष 1962 में आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम, रोग निरोध कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता में फोलेट की कमी नवजात शिशु में इनमें से कौन से तंत्रिका नाल दोष के जोखिम में वृद्धि से संबंधित है? जिसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है, तंत्रिका नाल दोष से संबंधित है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, हाइपोप्लासिया या हाइपोकैल्सेमिया, स्पाइना बाइफिडा या एनीमिया। तो माता में फोलेट की कमी शिशु में जो तंत्रिका नाल दोष के जोखिम में वृद्धि से संबंधित है वह है स्पाइना बाइफिडा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा एक संक्रामण
संक्रमण रोग है और यह किसकी श्रेणी में आता है? ऑप्शन है भोजन बाहित रोग, जल बाहित रोग, वायु बाहित रोग या न्यूनता रोग। तो खसरा यानी कि मीजल्स तो एक कैसा है? संक्रामक रोग है और यह किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है वायु बाहित रोग में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वायु बाहित रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है हैजा एक वायु बाहित रोग है, मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण टेटनिस नामक संक्रमण होता है। तो याद रखिए प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अगर हम देखें कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है तो यह सही है। जो टीबी है वह एक संक्रामक रोग है और इसका जो जीवाणु है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये भी सही है। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जो जीवाणु है इसके कारण क्या होता है? टिटनिस नामक रोग होता है। तो यह भी राइट आंसर है। अगर गलत है तो वह है हैजा। तो हैजा एक वायु बाहित रोग नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हैजा कैसा है? हैजा एक जीवाणु जनित रोग है जिसका जो नाम है जीवाणु का, बैक्टीरिया का नाम वह है विब्रियो कोलेरा। तो यह विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्यों में गर्भ की अवधि शिशु जन्म तक चलती है और यह सामान्य गर्भ अवधि लगभग की होती है। तो ऑप्शन है 25 सप्ताह, 40 सप्ताह, 50 सप्ताह या 55 सप्ताह। तो याद रखिए कि मनुष्यों में गर्भ की अवधि शिशु जन्म तक चलती है और यह सामान्य गर्भावधि कितनी होती है? 40 सप्ताह की होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस के संशोधन मानकों फरवरी 2009 के गर्भवती एवं स्तनपान करा रही महिलाओं को कितनी कैलोरी एवं प्रोटीन दिए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 1000 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, 1200 किलो कैलोरी और 20 से 25 ग्राम, 500 किलो कैलोरी और 12 से 15 ग्राम, 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम। तो याद रखिए फरवरी 2009 आईसीडीएस के संशोधन मानकों में जो गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाएं हैं उनको 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन दिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कैल्शियम की कमी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, फास्फोरिलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर है हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी को कहा जाता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, निमोनिया, हैरोग या ट्यूबरक्यूलोसिस या यहाँ पर है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस। तो काली खांसी जिसे क्या कहा जाता है? पर्ट्यूसिस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के किसके कारण हो सकता है? इन्फ्लुएंजा का संक्रमण किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल। तो इन्फ्लुएंजा कौन से संक्रमण के कारण होता है? तो वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस के संशोधित मानकों फरवरी 2009 के अंतर्गत बच्चों में 6 से यहाँ पर है 12 माह, 6 से 12 माह को कितनी कैलोरी एवं प्रोटीन दिए जाते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1800 किलो कैलोरी, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, 1600 किलो कैलोरी, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, 500 किलो कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, 1000 किलो कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। तो आईसीडीएस के संशोधन मानकों के अनुसार 6 से 12 माह के लिए जो कैलोरी की और प्रोटीन की मात्रा है वह है 500 किलो कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को दस्त हो जाने पर आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन दिए गए हैं, तुरंत चिकित्सक को बुलवाएंगे, उबालकर ठंडा किया जल बार बार पिलाएंगे, ओआरएस देंगे या उपर्युक्त सभी। तो अगर शिशु को दस्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सक को बुलाएंगे, उबालकर ठंडा पानी ठंडा करके उसे जल बार बार पिलाएंगे और ओआरएस देंगे। तो यह तीनों प्रक्रियाएं अपनाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त के हल्के फुल्के मामलों में भी बच्चों में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन है जिंक, पोटेशियम, वसा या प्रोटीन। तो दस्त के हल्के फुल्के मामलों में बच्चों में जिंक की कमी हो जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से किस रोग के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया गया है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, क्षय रोग या ट्यूबरक्यूलोसिस, कर्क रोग या कैंसर। सार्वभौमिक प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत जो रोगों के विरुद्ध संरक्षण यानी कि टीकाकरण उपलब्ध नहीं है तो वह है कर्क रोग यानी कि कैंसर। बाकी इन तीनों बीमारियों जिसमें डिप्थीरिया, पोलियो, क्षय रोग, इनके लिए टीकाकरण उपलब्ध है। कर्क रोग यानी कि कैंसर के लिए उपलब्ध नहीं है सार्वभौमिक प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत। तो राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी गोपालन ने वर्ष 1971 में एक सुनियोजित आहार सर्वेक्षण किया था जिसमें उन्होंने पाया कि क्वासियोकोर और मेरिस्मर से पीड़ित बच्चों के आहार लगभग समान थे और इस आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, आपानुकूलन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, कुपोषण का सिद्धांत या पोषण का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन का सिद्धांत, जो सी गोपालन ने दिया था। याद रखिए 1971 में अनुकूलन का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने पाया था कि क्वासियोकोर और मेरिस्मस से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके आहार लगभग कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यह अनुकूलन का सिद्धांत है जो कि 1971 में सी गोपालन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी जाती है। तो 1 लाख आयु, यहाँ पर है आयु की पहली खुराक होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ई। तो 9 माह की आयु में खसरे की वैक्सीन के साथ विटामिन ए की खुराक दी जाती है। याद रखिए कि खसरे की वैक्सीन के साथ विटामिन ए की खुराक दी जाती है जो कितनी होती है? 1 लाख आयु की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जिसे कि IICG कहा जाता है नामक हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं फैलोपियन नलिका, गर्भनाल या प्लेसेंटा, अंडाशय, स्तन ग्रंथियों। तो याद रखिए गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफी जो हार्मोन है उसका जो उत्पादन है वह गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय पर ICDS योजना की निगरानी का समग्र उत्तरदायित्व है? तो ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि विकास मंत्रालय। तो याद रखिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर ICDS योजना की निगरानी होती है। तो ICDS जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जो किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती हैं? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि ICDS योजना जो सेवाएं हैं वह कब शुरू की गई, तो याद रखिए 2 अक्टूबर 1975 में। जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं वह 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में पॉलीसैकेराइड के पाचन का आरंभ किस नामक एंजाइम द्वारा होता है? ऑप्शन है टाइलेन, लैक्टेज, लाइपेज या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए, मुख में पॉलीसैकेराइड के पाचन का आरंभ टाइलिन नामक एंजाइम से होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रश्न ऐसा है, बालिकाओं की वृद्धि एवं विकास पर किससे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन है जाति, स्वास्थ्य देखभाल, आरंभिक मातृ देखभाल या पोषण। तो इन तीनों ऑप्शन में, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, आरंभिक मातृत्व देखभाल, पोषण, इन सभी का प्रभाव पड़ता है, जाति का प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कुपोषण का पता लगाने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त उपाय क्या हैं? ऑप्शन है वृद्धि, वृद्ध, सामान्य से कम भार, कई या उपर्युक्त सभी। तो बच्चों में कुपोषण का पता लगाने पर आमतौर प्रयुक्त उपाय यह सभी हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए उच्च प्रोटीन और उच्च कैलोरी आहार की अनुशंसा की जाती है? ऑप्शन है कुपोषित बच्चों, मोटापाग्रस्त व्यक्तियों, वयस्कों या उच्च रक्तचाप। तो कुपोषित बच्चों के लिए उच्च प्रोटीन और कैलोरी की आहार की अनुशंसा की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुपोषित बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है हड्डियों। हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या हैं? ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फेट और आयरन, फास्फेट, मैग्नीशियम और क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। तो हड्डियों में पाए जाने वाले जो मुख्य खनिज हैं वह कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से पहली तिमाही गर्भावस्था के 0 से 12 सप्ताह के दौरान अधिकांश महिलाओं में भार वृद्धि किसके बीच होनी चाहिए? तो पहली तिमाही, जिसमें 0 से 12 सप्ताह, जो गर्भावस्था के 0 से 12 सप्ताह हैं, इसके दौरान अधिकांश महिलाओं के जो भार में वृद्धि में कितनी मात्रा या किसके बीच होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं 0 से 0.5 किलोग्राम, 0.5 से 2 किलोग्राम, 2 से 4 किलोग्राम, 4 से 8 किलोग्राम। तो 0 से 12 सप्ताह में जो पहली तिमाही है उसमें जो महिला है, गर्भवती महिला है, उसका जो भार है वह 0.5 से 2 किलोग्राम तक बढ़ता है, के बीच में उसकी वृद्धि होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए उसके अंतर्गत प्रयोजित सेवाएं क्या हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहां पर है ए, बी, सी और डी ऑप्शन है। तो आईसीडीएस के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए किसके अतिरिक्त प्रायोजित सेवाएं हैं? तो ऑप्शन है प्रतिरक्षीकरण, पूरक पोषण और स्वास्थ्य जांच, संप्रेषण सेवाएं, पूर्व विद्यालय औपचारिक शिक्षाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य जानकारी या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न के आंसर में आईसीडीएस के जो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता है उसमें उपर्युक्त सभी आएगा, क्योंकि प्रतिरक्षी कार्यक्रम, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, संप्रेषण सेवाएं, पूर्व विद्यालय औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य जानकारी, यह सभी इसके उद्देश्यों में शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आनुवांशिक विकार को जन्म से पहले पहचाना जा सकता है? ऑप्शन है हीमोफेलिया, ए थैलेसीमिया, यहाँ पर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या उपर्युक्त सभी। तो आनुवांशिक विकार को जन्म से पहले पहचाना जा सकता है, जिसमें हीमोफीलिया ए, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इन तीनों को पहचाना जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पल्स पोलियो अभियान प्रतिरक्षी कार्यक्रम आरंभ किया है कि 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निशुल्क पोलियो वैक्सीन मिले। तो ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार या वर्ष में 5 बार। तो भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि पल्स पोलियो अभियान प्रतिरक्षी कार्यक्रम आरंभ किया और 5 वर्ष तक की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको निशुल्क पोलियो वैक्सीन वर्ष में 2 बार मिले। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा ऐसे क्षेत्रों में बच्चों में व्यापक रूप से पाया जाता है जहां का मुख्य आहार है। तो कहां पर पेलाग्रा, किस क्षेत्र में पेलाग्रा ज्यादा पाया जाता है व्यापक रूप से, जहां मुख्य आहार में क्या शामिल है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, चावल, गेहूं, बाजरा या मक्का। तो जहां पर आहार में मक्का ज्यादा शामिल किया जाता है वहां पर बच्चे पेलाग्रा रोग से ग्रसित होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरायु जिसे कि कोरियान कहा जाता है, उल्ब तरल, एमनियोटिक फ्लूइड और गर्भनाल जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, तो के संक्रमण को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, कोरियो एमनियोनाइटिस, एंथ्रेक्स, हेपेटाइटिस ई, क्षय रोग या ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जिसमें जरायु, उल्ब तरल और गर्भनाल के संक्रमण को कोरियो एमनियोनाइटिस कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, ललिता कुमार मंगलम, मेनका गांधी, ममता शर्मा या सुषमा स्वराज। इस प्रश्न का ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललिता कुमार मंगलम। लेकिन अगर आपसे वर्तमान यानी कि 2024 का पूछा जाए तो वह है श्रीमती विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता नियुक्त किया गया है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, श्रीमती विजया किशोर राहटकर। आज की वीडियो समाप्त करने से पहले मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो रिकेट्स नामक बीमारी किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? एक बार फिर से सुनिएगा, रिकेट्स नामक बीमारी किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। और साथ ही इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। सभी सब्जेक्ट्स की आपको थ्योरी क्लास, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और इस चैनल के माध्यम से आपको केवल मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस ली जा रही हैं। तो आप बस वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।